वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। और बच्चा पार्टी की तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी और अच्छी तैयारी करते रहना। सर्दियाँ बहुत हैं, सर्दियों से बच के रहना। तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तबीयत खराब हो गई तो इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट एग्जाम्स पर पड़ेगा। आपको लग रहा है अभी तो 3 महीने पड़े हैं, पर आप इसको ऐसे मत देखिए। आप इसको देखिए 90 दिन है और आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं करने के लिए। तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, राइट। साइंस की तैयारी, साइंस का रिविजन मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। आप छोटे छोटे से वीडियोज़ हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं की जाएगी। आप अपनी सिर्फ रिविजन वाले सेक्शन को अपना देखते रहिए। रिवीजन करते रहोगे तो पुरानी चीज़ें याद आती रहेंगी। वन मोर थिंग, मैंने आपको जो बताया था कि हम पहले ऑब्जेक्टिव से शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे हम जो लेंदी आंसर्स वाले होंगे उनकी तरफ जाएंगे। बट एक बात मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं कि आपके एग्जाम में 18 क्वेश्चंस ना ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। उसके अलावा लगभग 12 क्वेश्चन के आसपास आपके वन लाइनर यानी वन लाइन में आंसर देने वाले आएंगे। तो मान के चलिए ये जो 30 क्वेश्चन हैं आपके, 30 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के आने वाले हैं। सोच के देखिए कि आपने अगर ये 30 सही कर दिए तो आपके 30 ये और स्कूल से जाने वाले मार्क्स 20, ये सारे ऐड होके लगभग 50% तो हमारा यही हो गया। तो इन क्वेश्चंस को आप नेग्लेक्ट मत कीजिए कि छोटे हैं तो आसान भी हैं। और यही दूसरे सब्जेक्ट का हाल है। दूसरे सब्जेक्ट में भी आप जितने ज़्यादा छोटे क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे, आपके परसेंट ज़्यादा बनेगी, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में नंबर उतने ही मिलते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस में नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो। आप लोग रिवीजन जरूर करना और ये वीडियो शेयर कर देना। अगर आपने ये वीडियो में मेरे जो नंबर ऑफ़ व्यूज़ हैं वो मुझे ज़्यादा मिले तो मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट का भी रिवीजन करवा दूंगी, जो आप चाहेंगे उसका। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं देखेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो फिर मैं अपने हिसाब से काम करूंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं, साइंस का रिवीजन करते हैं। विच गैस इज ऑब्टेन बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसको हिंदी में मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगी कि कौन सी गैस बनती है जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। किसका? पानी का, जल का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर कौन कौन सी गैसेस बनती हैं। तो देखिए, जल का फॉर्मूला यानी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है, राइट। आप जानते हैं वाटर का फॉर्मूला ये होता है। तो मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो इसमें कौन कौन सी गैसेस बन सकती हैं? या तो हाइड्रोजन गैस बनेगी या ऑक्सीजन गैस बनेगी, इसके अलावा तो कोई गैस नहीं बनने वाली है। पर यहाँ ये जो एग्जामिनर है वो हमसे थोड़ा स्मार्ट है। इन्होंने हाइड्रोजन भी दे दिया, ऑक्सीजन भी दे दिया और दोनों भी दे दिए। अब बताओ, एक बनती है, दो बनती है, या कोई भी नहीं बनती है। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि इलेक्ट्रोलाइसिस होती क्या चीज़ है। देखो, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये एक तरीके से इन्होंने इलेक्ट्रोड का डायग्राम बना रखा है। यहाँ पे इन्होंने वो लिखा है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, यानी कि इसे कैथोड कहा जाता है, कैथोड कहा जाता है। और ये एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, यानी कि इसे एनोड कहा जाता है, ठीक है। और जब आप इसके अंदर कुछ भी फिल करते हैं, जैसे वाटर फिल करते हैं या कॉपर सल्फेट फिल करते हैं, कुछ भी फिल करते हैं, कुछ भी भरते हैं इसके अंदर, तो उसका जो एनोड यानी कि जो प्लस वाला सेक्शन है, वहां पर इसका, जैसे मान लीजिए आपने जल भरा इसके अंदर, ठीक है। अब ये ब्रेक हो जाएगा, जो भी चीज इसके अंदर फिल करोगे वो टूट जाएगा। वो टूट के किस में बदल गया? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। अब चूंकि आपको पता है ऑक्सीजन ऋणात्मक होती है, ऑक्सीजन अगर ऋणात्मक होती है तो धन की तरफ चली जाएगी, यानी पॉजिटिव वाले सेक्शन की तरफ चली जाएगी। और हाइड्रोजन जो कि पॉजिटिव होता है, इसलिए वो नेगेटिव की साइड जाके इकट्ठा हो जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस नेगेटिव यानी कैथोड पे चली जाएगी, और ऑक्सीजन जो कि नेगेटिव है वो एनोड पे चला जाएगा, यानी पॉजिटिव पे चला जाएगा। क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि अगर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाए, जल का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाए, विद्युत अपघटन किया जाए, तो कैथोड पे कौन सी गैस मिलेगी? तो कैथोड नेगेटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है तो उस पर पॉजिटिव गैस यानी कि हाइड्रोजन मिलेगी। और एनोड पॉजिटिव होता है तो उस पर नेगेटिव गैस यानी कि ऑक्सीजन हमें मिल जाएगी। तो ये दोनों चीजें भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? विच गैस इज ऑब्टेन टू इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस मिलती है? हाइड्रोजन भी मिलती है और ऑक्सीजन भी मिलती है। हाइड्रोजन पॉजिटिव होती है, हमें वो कैथोड पे मिलती है, और जो ऑक्सीजन नेगेटिव होती है वो हमें एनोड पे मिलती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि कॉपर सल्फेट, और मैं इसे ब्रेक करके दिखा देती हूँ, ये कॉपर है, ये +2 में ब्रेक होता है और SO4 -2 में ब्रेक होता है। तो मुझे बताओ कि कॉपर एनोड पे मिलेगा कि कैथोड पे मिलेगा, और सल्फेट कहाँ मिलेगा, यानी कॉपर कहाँ मिलेगा और सल्फेट कहाँ मिलेगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आपको समझ आया कि नहीं आया, बताइए। चलिए, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या ब्रांचेस फ्रॉम द नर्व सेल। नर्व सेल में ना थ्रेड लाइक धागे नुमा कुछ संरचनाएं होती हैं। नर्व सेल का मतलब हो गया तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका में धागे नुमा संरचनाएं होती हैं,
उन्हें हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो वैसे आपको बता दूं, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं एमसीक्यू। तो नर्व सेल जो होती है उसमें धागेनुमा संरचना होती है, उनको क्या कहा जाता है? डेंड्राइट, सिनेप्स, रेनवियर, एक्सॉन, क्या कहते हैं? ठीक है, अब आप इसका स्ट्रक्चर देखिए। ये हमारा न्यूरॉन है, बड़ा प्यारा सा न्यूरॉन है। अब ये न्यूरॉन में क्या होता है, ये एक तरीके से मुख्य कोशिका होती है। ठीक है, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। ये मुख्य कोशिका ये होती है जिसके अंदर हमारा की केंद्रक यानी न्यूक्लियस होता है। ये कोशिका हो गई और कोशिका के अंदर केंद्रक हो गया, राइट। अब इसमें ये जो धागेनुमा संरचना है ना, इनको क्या कहते हैं? तो इनको कहा जाता है डेंड्राइट। क्या कहा जाता है? डेंड्राइट कहा जाता है। तो आंसर तो हमें मिल गया डेंड्राइट। लेकिन ये एक्सॉन क्या होते हैं? तो एक्सॉन, ये जो स्ट्रक्चर बीच वाला स्ट्रक्चर होता है ना, इसे एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है उसे एक्सॉन कहते हैं। ये जो बीच ये वाला सेक्शन है उसे सेल बॉडी यानी कि कोशिका कहते हैं। ये कोशिका का केंद्रक हो जाता है। ये कोशिका में ये जो बाहर निकल रहे हैं उन्हें डेंड्राइट कहते हैं। और पीछे से ये सिनेप्टिकल टर्मिनल्स या सिनेप्टिकल नोड होते हैं, जहां से सूचनाएं इसमें प्रवेश करती हैं और यहाँ तक पहुंचती हैं। ठीक है, सूचना यहाँ से प्रवेश करती हैं। इसके पास में जो खाली स्थान होता है, ब्लैंक स्पेस होती है, उसे सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। ठीक है, अब आपको एक चीज बतानी है कि इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। ठीक है, मैं आपको, हालांकि क्वेश्चन नंबर कम है कि कम क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन आप सोचो इनके साथ साथ काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आप और लिख लीजिए कि किसी, मैं इंग्लिश में भी बोल दूंगी, किसी तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई का नाम बताइए। इसे इंग्लिश में बोलेंगे कि किसी नर्वस सिस्टम, किसी नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का आपको नाम बताना है। एक क्वेश्चन तो ये आता है। एक क्वेश्चन ये आता है कि उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी आपको संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई का नाम मुझे बताना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन आप नंबर 1 डाल के इसका आंसर लिखिएगा, नंबर 2 लिख के इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। उत्सर्जन तंत्र को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट का नाम बताना है, और साथ में आपको नर्वस सिस्टम की भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इन दोनों के आंसर आपको अगले वीडियो में दूंगी। ये हमने कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच कंपाउंड इज यूज टू सॉफ्टन द हार्ड वाटर, यानी हार्ड वाटर जो होता है, कठोर जल होता है, उसको सॉफ्ट करने में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? हिंदी में है, किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है कठोर जल को मृदु बनाने में? अब सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ये आता है कि हार्ड वाटर होता क्या है। कल को यही पूछ लें हार्ड वाटर क्या होता है, तो हार्ड वाटर क्या होता है या कठोर जल क्या होता है? जब भी जल में कैल्शियम की और मैग्नीशियम आयन की, कैल्शियम +2 और मैग्नीशियम +2, कैल्शियम आयन की और मैग्नीशियम आयन की अशुद्धियां जब मिलती हैं किसके अंदर? जल के अंदर, तो उसे हम हार्ड वाटर कहते हैं। अब हमें इसे सॉफ्ट बनाना है, तो हम क्या करेंगे? इस कैल्शियम को और इस मैग्नीशियम को चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करें भाई? आप ऐसा करो, इनके साथ में या तो सोडियम आयन लगा दो या पोटेशियम आयन लगा दो। ठीक है, अगर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है और अगर हम उन्हें हटा के वहां पे सोडियम आयन या पोटेशियम आयन प्लेस कर दें तो हमारा पानी सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है? अब देखो, ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, ये पूरा नहीं लिखा हुआ है, दैट इज द सोडियम क्लोराइड, राइट। तो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, राइट। अब मैं ये कह रही हूँ कि कैल्शियम तो खुद ही क्या करता है? कैल्शियम तो खुद ही क्या करता है? जल को कठोर बनाता है। तो जल को कठोर बनाते हैं, यानी हार्ड वाटर क्रिएट कर देता है। तो जब ये हार्ड वाटर बनाता है, देन इट कैन नॉट बी मेक इट सॉफ्ट ना। जो चीज़ हार्ड कर रही है वो सॉफ्ट कैसे करेगी? तो हमको इसका आंसर कैल्शियम वाला तो आंसर बिल्कुल नहीं करना है, कैल्शियम वाला तो आंसर नहीं हो सकता। बचे ये 2 ऑप्शन। अब इन दोनों ऑप्शन में जो सोडियम कार्बोनेट है ना, वो अपने जल को सॉफ्ट करने में काम आता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताइए आप कमेंट सेक्शन में फटाफट से।
मैं देखो ये आपसे पूछ रही हूँ ना कमेंट सेक्शन में, आप इसमें मेरा फ़ायदा मत देखिए, आप अपना फ़ायदा देखिए कि आप जितनी चीज़ें मुझे बताएँगे या जितनी चीज़ों को लिखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि पेपर पेन पे लिखना है, तो आप पेपर पेन पे लिखिए और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपको शुरू में दिखाया गया था, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए जो भी आंसर मैं पूछ रही हूँ। कमेंट सेक्शन में बता देंगे तो मैं रोज़ देख लेती हूँ कमेंट्स वगैरह। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि जो चीज़ें आप लिख लेंगे ना वो आपको याद रहेंगी, ठीक है? तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बताएं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज है द नंबर ऑफ कलर्स विजिबल। अच्छा एक चीज़ बताऊँ आपको, आपको ये लग रहा होगा कि मैम कितने आसान आसान से, कुछ बच्चों को लग रहा होगा मैम इतने आसान क्वेश्चन लेके आ रही हैं। बिलीव मी ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, और जो हार्ड क्वेश्चन है वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। बट अभी एकदम से ऐसा नहीं होता है ना कि आपको तैरना सीखना है तो एकदम से आपको पानी के अंदर धक्का दे दिया जाए, नहीं ना। पहले आप थोड़ा किनारे से धीरे धीरे अंदर उतरिए, फिर आपको ले चलेंगे गहराई की तरफ। द नंबर ऑफ कलर्स इन विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इज, जो दृश्य मतलब जो देखा जा सके ऐसा स्पेक्ट्रम सन का, उसमें कितनी लाइट्स, यानी समझो कि सन की जो लाइट होती है उसके कितने कलर हैं जो आपको दिखाई देते हैं। तो ये तो सबको पता है 7 कलर दिखाई देते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आसान हो गया। अब हम इस पे थोड़ा सा कुछ मसाला स्प्रिंकल कर दें। देखिए इसको हम यहाँ समझते हैं कि ये है हमारी वाइट लाइट और ये वाइट लाइट थी, और ये अपना इसका एक्चुअल पाथ ये था, लेकिन हमने क्या किया बीच में प्रिज्म रख दिया, तो ये अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो गई। लाइट क्या हो गई है, डेविएट हो गई है, यानी अपने रास्ते से मुड़ गई है। साथ में क्या हुआ, ये 7 कलर्स में ब्रेक हो गई है, 7 कलर में टूट गई है। इसका विक्षेपण कहते हैं डेविएट को। और यहाँ पे क्या हुआ है, ये 7 कलर में टूट गई है, इसे डिस्पर्शन ऑफ द लाइट कहते हैं। डिस्पर्स हो गई है, 7 कलर में टूट गई है। अब आपके लिए सवाल वापस से यहाँ पे ये क्रिएट होता है कि कौन सा कलर है जो सबसे ज़्यादा डेविएट होता है और कौन सा कलर है जो सबसे कम डेविएट होता है। तो आपको मुझे बताना है सबसे ज़्यादा डेविएट होने वाले कलर के बारे में, ठीक है? आप मुझे कमेंट करके बताइए सबसे ज़्यादा डेविएट कलर कौन सा होता है। ओके, ठीक है। तो डेविएट मतलब मुड़ना, ये अपने रास्ते से भटक गए, दैट इज द डेविएशन। और जब डेविएट होती है ना लाइट, तो वो डिस्पर्स्ड हो जाती है, क्योंकि हर लाइट अलग अलग एंगल से मुड़ी है। देखिए ना, ये जो रेड कलर है वो इतना मुड़ी, जो अपना ये ऑरेंज कलर है वो इतना मुड़ गया, आप समझे ब्लू कलर इतना मुड़ गया, और अगर आप देखेंगे वॉयलेट इंडिगो कलर वो इतना सारा मुड़ गए हैं। तो ये सब मुड़ते जा रहे हैं, सब अलग अलग एंगल पे टर्न हो रहे हैं। तो क्या हुआ, जैसे वो अलग अलग एंगल पे टर्न हुए ना, तो हमें सारे कलर अलग अलग दिखाई देने लगे। अगर ये एक साथ चलते रहते ना, तो ये हमें सातों कलर नहीं दिखाई देते, बल्कि एक कलर दिखाई देता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब हम एक प्लेन मिरर पे लाइट को फॉल करवाते हैं, किस पे, प्लेन मिरर पे जब लाइट को फॉल करवाया जाता है तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है। समझ के देखो, यहाँ पे आपका ये प्लेन मिरर है जो कि पीछे से आपने पॉलिश किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जब लाइट आती है प्लेन मिरर पे आती है, तो वो रिफ्लेक्ट होती है। किसी भी स्मूथ सरफेस पे जाएगी तो लाइट तो रिफ्लेक्ट होगी, यानी उसका परावर्तन होगा। जब लाइट परावर्तित होगी तो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना, वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्शन कितनी होगी, एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, यानी परावर्तन कोण कितना होगा, तो 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि लाइट जहां से जाएगी ना उसी पाथ पर वो वापस लौट जाएगी। क्यों, द बॉटेनिकल नेम ऑफ द पी इज, देखो आप जो कह रहे थे ना टफ क्वेश्चन नहीं आते, हालांकि ये भी आसान है अगर आपको याद है तो बॉटेनिकल नेम पूछ लिया है यहाँ पे पी का, जबकि मेंडल वाले चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती थी, पर यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे बॉटेनिकल नेम क्या है। तो बॉटेनिकल नेम हमारा इसका आंसर तो होगा पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवा भी लिखा रहता है, सेटाइवम भी लिखा रहता है, पाइसम सेटाइवम इसका नाम होता है। तो हम जरा इनके बारे में भी जान लें, ये क्या है। सोलमन सोलनम ट्यूब्रोसम, ये होता है पोटैटो, ठीक है, या जिसे हम आलू कहते हैं, पोटैटो आलू कहते हैं। और ये है एलियम सेपा। एलियम सेपा क्या चीज़ होती है, अनियन, प्याज। और मिमोसा, एक्चुअली यहाँ पे स्पेस देना भूल गए, मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका क्या होता है, आपने वो देखा होगा ना टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई, ठीक है, टच मी नॉट प्लांट जिसे कहते हैं, वो छुई मुई का ये नाम होता है, वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम होता है। तो पाइसम सेटाइवम किसका होता है, गार्डन पी का। गार्डन पी कौन सा एक्सपेरिमेंट है, जो मेंडल के चैप्टर में आप पढ़ते हैं, जिसमें उन्होंने 7 तरह के फीचर्स उसके लिए थे और उसके ऊपर हेरिडिटी से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है, उसे पाइसम सेटाइवम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एटम प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ ओजोन इज, देखो ओजोन का फॉर्मूला याद है आपको, O3 ना, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। तो O3 में एक मॉलिक्यूल, मतलब ये पूरा एक मॉलिक्यूल बन गया,
ओजोन का, यानी आप यूँ समझ लो ये ओजोन है और इसमें ये 3 ऐसे रहते हैं, फिर ये दूसरा ओजोन है, ठीक है, ये तीसरा ओजोन है, मतलब बहुत सारे ओजोन है यहाँ पे, तो ये 3 तरह के ओजोन बना दिए और 4 बना देते हैं लोग, 4 बना दिए, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं ये एक मॉलिक्यूल है, इटसेल्फ एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है। अब इसमें कितने एटम्स हैं, एक एटम, दो एटम, तीन एटम, ठीक है, एक एटम, दो एटम और तीन एटम। अगर आपसे ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं कि कॉपर सल्फेट है CuSO4, ये CuSO4 है, इसमें इसका एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें कितने एटम हैं, तो देखिए एक तो कॉपर है, एक सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, तो 4 5 6, तो कितने हो गए, 6 एटम हो गए, 6 एटम्स, है ना। अब आपसे कभी ये पूछ लिया, इन्होंने पूछा ओजोन के बारे में, तो हमें पता है ओजोन के में 3 होते हैं, सल्फर में ना 8 होते हैं, ऑक्सीजन में 2 होते हैं, हाइड्रोजन में 2 होते हैं, हीलियम में एक ही होता है, ठीक है, हीलियम में एक ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होते, कार्बन में एक होता है, हाँ, नियॉन में एक होता है, जबकि वहीं नाइट्रोजन गैस में 2 होते हैं। तो इस तरीके से आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। देखो ये वो ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड की तरह भी बिहेव करे और बेस की तरह भी बिहेव करे, ठीक है। कभी कभी ये एसिड की तरह बिहेव करते हैं, कभी कभी बेस की, कभी कभी नहीं करते। एक्चुअली क्या होता है, मान लो कोई एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है जिसका नाम मैंने रख दिया, सपोज एक्स रख दिया इसका नाम, ठीक है। अब मैं जब इसकी रिएक्शन बेस के साथ करवाऊंगी तो ये सॉल्ट एंड वाटर बना लेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बना लेगा। आप सोच के देखिए, एसिड प्लस बेस मिलते हैं तब सॉल्ट एंड वाटर बनता है, तो यानी ये कैसे काम कर रहा है, एसिड के जैसे काम कर रहा है। और अगर मैं इसकी रिएक्शन एसिड के साथ करवा दूं तब भी ये क्या करता है, तब भी ये सॉल्ट प्लस वाटर बना लेता है, ठीक है। यानी अब ये बेस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि बेस प्लस एसिड मिलके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, यानी अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं। तो जब हम क्षार से क्रिया करवा रहे हैं तो अम्ल की तरह काम कर रहे हैं, और जब अम्ल से क्रिया करवा रहे हैं तो क्षार की तरह काम कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अच्छा, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर सॉरी 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 भूल गई थी, इसका आंसर है जिंक ऑक्साइड। लेकिन अगर आपको दे दिया जाए एल्यूमिनियम ऑक्साइड ना, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड दे दिया जाए तब भी वो एम्फोटेरिक ही होता है। तो जिंक का आप ले लीजिए और एल्यूमिनियम का ले लीजिए, दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल होते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीन आर प्रेजेंट इन, जीन कहाँ होते हैं, ठीक है। देखो मैं बताती हूँ आपको जीन कहाँ होते हैं। ये हमारी सेल होती है, सेल मतलब कोशिका होती है, ठीक है। और सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, जिसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक के अंदर कुछ धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं या गुणसूत्र कहते हैं। इनको धागे नुमा संरचना को क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स, या जिसे हिंदी में कहेंगे गुणसूत्र। याद रखिएगा, सबसे पहले सेल है यानी कोशिका है, कोशिका के अंदर नाभिक है, नाभिक के अंदर गुणसूत्र हैं यानी कि क्रोमोसोम्स है। अब ये जो क्रोमोसोम्स है ना, वो उनके ऊपर होते हैं डीएनए। क्या होते हैं, डीएनए, ठीक है। अब डीएनए कैसे होते हैं आपको पता है, कुछ ऐसे ऐसा स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, ठीक है। तो डीएनए किसके ऊपर होता है, क्रोमोसोम्स के ऊपर। क्रोमोसोम्स के ऊपर कौन रहते हैं, डीएनए रहते हैं। और डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा अगर मैं निकाल दूं, छोटा सा हिस्सा अगर मैं निकाल दूं, दैट इज नोन एज जीन, ठीक है। और जीन क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, आपके शरीर के कुछ गुणों को होल्ड करके रखते हैं। तो अपन ने क्या किया, इसके पर्टिकुलर एक सेक्शन को निकाला, डीएनए के सेक्शन को निकाला। तो हम बात कर रहे हैं कि क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए, और डीएनए का ही एक हिस्सा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो फिर जीन कहाँ होते हैं बताओ, जीन कहाँ पे होंगे, क्रोमोसोम्स के ऊपर होंगे, क्रोमोसोम्स या फिर जिसे हिंदी में कहेंगे हम गुणसूत्र के ऊपर होंगे। आगे बात समझ में। और जीन क्या करते हैं, जीन कुछ फीचर्स यानी कुछ गुणों को होल्ड करके रखते हैं। यानी कि समझो मेरी आंखों का कलर कैसा होगा, या मेरी स्किन का कलर कैसा होगा, मेरी आवाज़ कैसी होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन, मेरे शरीर में कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं, ये सब कहाँ स्टोर होगा, जीन में स्टोर होगा। जीन एक डीएनए का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ बायोगैसेस, बायोगैस में क्या क्या होता है। तो ये तो बहुत ही आसान है, लर्न करने वाला क्वेश्चन है। बायोगैस में मीथेन गैस होती है, ठीक है। मीथेन गैस ही होती है, कुछ हिस्सा हाइड्रोजन गैस का, कुछ हिस्सा
दूसरी गैसेस का भी होता है, इथेन ब्यूटेन्स का भी होता है, लेकिन वो उतना ज़्यादा नहीं होता है। सबसे ज़्यादा 50% या शायद 60-70% से भी ज़्यादा मीथेन गैस होती है। तो हम मेन कंपोनेंट पूछा है इन्होंने। अब आप कहोगे मैम ऐसे तो हाइड्रोजन भी होती है, ब्यूटेन भी होती है, इथेन भी होती है। नहीं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेन कंपोनेंट। तो मेन कंपोनेंट कौन सा होता है, मीथेन गैस होती है। ठीक है, सो आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी, आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन को रिवाइज करने में, रिकॉल करने में मदद मिली होगी। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा, और आपके डाउट्स भी हो तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच।